सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हम चैप्टर पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड टेंशन फोर्सेस इन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग्स ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। स्टार्ट करने से पहले कुछ सवाल आप लोगों के लिए। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो क्या इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 2, क्या 2 kg का ऑब्जेक्ट 150 न्यूटन तक की फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है? 150 छोड़िए, क्या वो इनफाइनाइट फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है? ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता क्या है। Whenever the net force acting on the object is zero, तब हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। और मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं कि सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू जीरो। सिग्मा का मतलब होता है नेट सम। सम जो है सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, इफ दिस इज इक्वल्स टू जीरो, तब हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में या सिंपली इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रही हैं, एक इस डायरेक्शन में लग रही है F1, एक इस डायरेक्शन में लग रही है F2, और जो मैग्नीट्यूड है F1 और F2 का वो सेम है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो क्या मैं यहां कह सकता हूं कि नेट फोर्सेस जीरो हैं? क्योंकि F1 माइनस F2 ये है नेट फोर्सेस, और क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब मैं कहूंगा कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। देखो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो 1D में, मतलब वन डायमेंशन में लग रही है। अगर मैं इस डायरेक्शन को x ले लूँ तो मैं कहूँगा कि फोर्सेस केवल x डायरेक्शन में लग रही है। एक फोर्स नेगेटिव x की तरफ लग रही है, एक फोर्स पॉजिटिव x की तरफ लग रही है। तो इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशन सिस्टम। अब फोर्सेस 2 डायमेंशन में भी लग सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, एक इधर लग रही है फोर्स, एक इधर लग रही है, एक ऊपर लग रही है, एक नीचे से लग रही है, और यहाँ पे भी जो नेट फोर्सेस हैं वो इक्वल्स टू जीरो है। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आती हैं वो कौन सी आती हैं? ये डायरेक्शन हमने ले ली x, ये डायरेक्शन ले ली y। तो यहाँ हम लिखते हैं कि सिग्मा एफ एक्स ये इक्वल टू जीरो है एंड सिग्मा एफ वाई ये भी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि y और x डायरेक्शन में दोनों में जो नेट फोर्सेज हैं इक्वल्स टू जीरो हैं। तो इसको भी हम क्या कहेंगे कि ये भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो ये दो कंडीशंस होती हैं। अब वन बाय वन मैं एक बार 1D का एग्जांपल लूंगा, उसके बाद मैं 2D का एग्जांपल, 2D मतलब 2 डायमेंशनल सिस्टम का एग्जांपल लूंगा, बट पहले हम लेते हैं 1 डायमेंशनल सिस्टम का एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पर्सन है, ये पानी निकाल रहा है वेल से, और ये यहाँ पे टेंशन फोर्स लगाता है, जिसके कारण जो ये बकेट है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रही है। अब हमें ये निकालना है कि अलग अलग पॉइंट पे, इस रस्सी के अलग अलग पॉइंट पे कितनी टेंशन्स लग रही होंगी। एक पॉइंट तो ये है, यहाँ पे लग रही होगी T1, यहाँ से लेके यहाँ तक टेंशन सेम ही रहेगी, क्योंकि जो रोप है वो हमने मासलेस मान रखी है तो टेंशन सेम रहेगी। और इस साइड भी जो टेंशन फोर्स है वो भी T1 ही रहेगी, क्योंकि जो पुली है वो आइडियल पुली है। आइडियल पुली क्या होता है, मैं पीछे लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि जो फ्रिक्शनलेस और मासलेस हो उसको आइडियल पुली बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे इसके बाद जो पुली के ऊपर यहाँ जो टेंशन फोर्स लग रही होगी वो होगी T2। ठीक है, तो अब हमें ये T1 T2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो ये बकेट है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रही है, क्या वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? तो आंसर इसका ये है कि इक्विलिब्रियम में है। अब क्यों है? देखो, जो बकेट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेट फोर्स लग रही होगी बकेट पे वो इक्वल्स टू जीरो है। अब अगर जो नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, तो दैट्स इट, ये इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। बिल्कुल है वो इक्विलिब्रियम में। पॉइंट नंबर 1। इसके बाद अब मैं इसका बनाता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम, जिसके हेल्प से हम T1 की वैल्यू आराम से निकाल देंगे। तो लेट बी, इसका कुछ मास हम ले लेते हैं m। ठीक है, तो इसका जो वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। सो बाय यूजिंग द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन
हम लिख सकते हैं कि जो T1 माइनस mg है यही है नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन, ये अपन ने वाई डायरेक्शन ले रखी है, और ये इक्वल्स टू 0 है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ T1 की वैल्यू कितनी आ गई, mg के बराबर आ गई। वेरी सिंपल। अब अगर मैं इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लग रही है ऊपर T2 और दो टेंशन फोर्स लग रही है नीचे, यहाँ T1 और यहाँ भी T1, और ये भी इक्विलिब्रियम में है। तो क्या मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ कि जो नेट फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन है ये भी इक्वल्स टू 0 है। तो लिख दूंगा मैं T2 माइनस T1 माइनस T1 दिस इज इक्वल्स टू 0। अपवर्ड डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले रखा है। सो यहाँ से जो T2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स T1। अब T1 तो हमें ऑलरेडी पता ही है, तो यहाँ से T2 कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स mg। तो ये है हमारी T2 और T1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ दिस बकेट। तो अगर क्वेश्चन में मास की वैल्यू दे रखी है तो इजीली हम T1 T2 निकाल सकते हैं। तो ये था एग्जाम्पल ऑन वन डायमेंशनल सिस्टम। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये भी वन डायमेंशनल सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे बकेट है, दोनों केस में मास m है, केस 1 केस 2, ये है केस 1 ये है केस 2। अच्छा केस 1 में क्या कर रहा है ये पर्सन, बकेट को खींच रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस रोप एंड बकेट जो है ऊपर आ रही है। सेकेंड केस में क्या करा है इसने, दोनों साइड से बकेट को बांध दिया विद द हेल्प ऑफ दिस रोप। आपको ये बताना है कि इस केस में जो टेंशन फोर्स रोप में होगी और इस केस में जो टेंशन फोर्स होगी क्या वो इक्वल होंगी, या केस 2 में टेंशन ज़्यादा होगी या केस 1 में टेंशन ज़्यादा होगी। तो ये आपको बताना है, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा, तब तक आप सोचिए। ओके अभी फिलहाल के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 2 डायमेंशनल सिस्टम का। सो इस एग्जांपल में हमें दिया हुआ है कि एक पॉट है जिसका मास है 6.2 kg। सो अगर इतना मास है तो इसका वेट नीचे लग रहा होगा मल्टीप्लाइड विद जी, इतना वेट लग रहा होगा इसके ऊपर W, ठीक है। ओके अब इसको हमने क्या किया हुआ है, एक रोप से अटैच किया हुआ है। एक साइड जो रोप है ये एंगल मेक कर रही है 40 डिग्रीज, और दूसरी साइड जो रोप है ये बिल्कुल एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है। तो और उसके बाद ये सीलिंग पे यहाँ पे अटैच कर दी गई, यहाँ पे अटैच कर दिया, यहाँ पे अटैच कर दिया इस रोप को। तो हमें ये बताना है कि टेंशन इन ईच रोप कितनी है, दोनों साइड में जो टेंशन लग रही होगी, इस तरफ लेट इट बी T1 और इस तरफ जो टेंशन है लेट इट बी T2। तो T1 T2 की हमें ये वैल्यू निकालनी है। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो T2 है इसका कुछ कॉम्पोनेंट आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, कितना हो जाएगा T2 साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आएगा, कितना हो जाएगा T2 कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्सेस लग रही है वो x और y दोनों डायरेक्शन में लग रही हैं, इधर भी लग रही है और इधर भी लग रही है। तो ये जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल सिस्टम। ओके अब 2 डायमेंशनल सिस्टम के लिए जो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी वीडियो के, वो कौन सी थी, सिग्मा fx, जो नेट फोर्सेस लग रही हैं x डायरेक्शन में वो 0 होती है, और जो नेट फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन होती है वो भी इक्वल्स टू 0 होती हैं। तो ये इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है। तो इन इक्वेशंस का यूज़ करके हम इजीली T1 T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये इक्वेशन यूज़ करूँगा सिग्मा Fy इक्वल्स टू 0। तो वाई डायरेक्शन में केवल 2 फोर्सेज हैं, एक ये है T2 साइन थीटा और एक ये है वेट फोर्स। ऊपर वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रखा है, तो T2 साइन थीटा माइनस mg, m being the mass of the pot is equals to 0। तो यहाँ से जो T2 आ जाएगा वो mg डिवाइड बाय साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा mg की वैल्यू कितनी है, 6.2 मल्टीप्लाइड विद g, तो ये आ जाएगी 60.8 न्यूटन। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, mg की है 60.8 न्यूटन डिवाइड बाय साइन थीटा तो दे रखा है 40 डिग्रीज। तो यहाँ से जो टेंशन आई T2 में वो आ जाएगी हमारे पास 94.6 न्यूटन। अच्छा T1 निकालने के लिए हम ये वाली इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज़ करेंगे इन द x डायरेक्शन। सो x डायरेक्शन में भी केवल 2 फोर्सेस हैं, एक है T1 और दूसरी है T2 cos थीटा जो कि नेगेटिव x की तरफ है, तो माइनस T2 cos थीटा, ये इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ से जो T1 आ जाएगा वो आएगा T2 cos थीटा
T2 हमें है 94.6, कॉस थीटा है 40 डिग्रीज। तो यहाँ से जो T1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 72.5 न्यूटन। तो ये था आंसर। देखिए केवल आंसर निकालना मोटिव कभी नहीं रहता है मेरा। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस करी कि जो वेट जो लग रहा है इस पॉट का वो तो केवल 60.8 न्यूटन लग रहा है, लेकिन इसकी वजह से जो टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वायर में, T1 जो हो रहा है वो हो रहा है 72.5 न्यूटन और जो T2 हो रहा है वो हो रहा है 94.6 न्यूटन। देख रहे हो वैल्यू कितनी बढ़ गई है। फोर्स वेट तो केवल इतना ही लगाया, बट इसके कारण फोर्सेस जो टेंशन फोर्स आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है डिज़ाइन इंजीनियर के लिए जो स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करता है। तो ये सब कुछ देख के डिज़ाइन करता है कितना वेट लग रहा होगा, इसके कारण कितनी टेंशन आएंगे, उसके ऊपर बेस पूरी डिज़ाइनिंग की जाती है। तो ये था कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के पीछे। अब एक क्वेश्चन मैं और लूँगा और वो भी 2 डायमेंशनल सिस्टम का ही होगा। इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि 1.84 kg बैग ऑफ क्लॉथ स्पेंग्स हैंग्स इन द मिडल ऑफ क्लॉथ लाइन। अब क्लॉथ लाइन क्या होती है? जिसपे कपड़े सुखाते हैं ना, रस्सी, रोप, उसी को अंग्रेजी में क्लॉथ लाइन बोलते हैं। अच्छा, क्लॉथ स्पिन यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं जिनका वेट है 1.84 kg। अब जब ये कपड़े इस पे हमने टांगे तो इसके कारण इस रोप में आ गई टेंशन और ये थोड़ा सा सैग कर गई। सैग मतलब थोड़ी सी नीचे आ गई रस्सी। मतलब पहले जो रोप थी वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थी, बट जब हमने ये कपड़े सुखाए तो ये थोड़ा सा सैग हो गई, थोड़ी नीचे आ गई, जिसके कारण जो ये एंगल जो बना रही है हॉरिजॉन्टल से वो बना रही है 3.50 डिग्रीज। दोनों साइड सेम ही है। हमें ये बताना है कि टेंशन कितनी है क्लॉथ लाइन में। सिंपली हमें इस रोप में टेंशन कितनी हुई इस कपड़ों के कारण, ये हमें बताना है। अच्छा, तो ये सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम में है एंड इसमें भी हम वही इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये है, इधर लग रहा है टेंशन T और ये भी टेंशन T लग रही है इधर, और नीचे वेट लग रहा है W, ठीक है। और ये जो एंगल है ये हमें दे रखा है 3.50 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं नेट फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू 0 कर दूं, ये है हमारा वाई डायरेक्शन, तो मैं लिख सकता हूं कि दिस इज T साइन थीटा। सो T साइन थीटा प्लस इसके जो कंपोनेंट आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में T साइन थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा? W के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो 2T साइन थीटा है ये किसके बराबर आ गया? W के। और यहाँ से जो T की वैल्यू आएगी वो आएगी W डिवाइड बाय 2 साइन थीटा। आप सिंपली वैल्यूज पुट कर दो आंसर निकालने के लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ W है mg, W होता है mg, मास दे रखा है 1.84 kg। सो 1.84 kg को मल्टीप्लाई कर दूँ 9.81 से और डिवाइड कर दो 2 टाइम्स साइन थीटा। थीटा कितना है? 3.5 डिग्री। तो यहाँ से जो टेंशन फोर्स निकल के आई वो आएगी 148 न्यूटन। आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं? हमने करीब 2 किलो का यहाँ पे सामान रखा, जिसके कारण सिर्फ 2 किलो के कारण जो टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हो गई उस वायर में वो अराउंड 150 न्यूटन हो गई। अब इसका रीज़न समझिए कि इतनी ज़्यादा टेंशन फोर्स प्रोड्यूस क्यों हो रही है। इसका रीज़न ये है कि जो ये थीटा है ये बहुत ही कम है। अगर मैं इस थीटा को 90 डिग्री कर दूं, मतलब थीटा अगर मैं 90 कर दूं तो साइन थीटा कितना होता है? 1। मतलब साइन 90 क्या होता है? 1। साइन 91, तो जो टेंशन फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी? W डिवाइड बाई 2। मतलब जितना वेट रखा है आपने उसकी केवल आधी टेंशन फोर्स यहाँ पे लग रही होगी। लेकिन जैसे जैसे मैं थीटा कम करूँगा 90 से 50, 40, 30, 20, जैसे जैसे थीटा कम करता जाऊँगा टेंशन फोर्स बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अगर मैं साइन थीटा, मतलब थीटा को अगर मैं 0 डिग्री कर दूं तो साइन 0 क्या होता है? 0। तो W डिवाइड बाय T की वैल्यू कितनी आएगी? W डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0, जो कि होगी इन्फानाइट। मतलब 2 किलो का ऑब्जेक्ट, इन्फानाइट टेंशन। इसको फिजिकली आप समझ पा रहे हो? बहुत तगड़ी चीज़ है ये। आप सोच के देखिए कि केवल 2 किलो का जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फानाइट टेंशन प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है अगर थीटा 0 होता है तो, जो कि प्रैक्टिकल केस में पॉसिबल नहीं है। थीटा कभी 0 हो नहीं पाएगा।
क्योंकि इन्फानाइट करके प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं, अनडिफाइन होती है ये चीज़ें। चलिए, जो क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया उसी के ऊपर बेस्ड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। हल्का सा डेटा यहाँ पे चेंज है, जो वेट जो लग रहा है वो सेम ही है जो पीछे था, एंड जो इस बार जो टेंशन जो यहाँ प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है 120 न्यूटन। तो आपको ये बताना है कि जो ये थीटा होगा क्या वो इक्वल टू 3.50 डिग्री होगा या लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, और इसका सॉल्यूशन आपको खुद से निकालना है और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, नाउ आई गेट बैक टू द क्वेश्चन जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, केस 1 पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे है हमारा ये बकेट जिसका मास है m। अच्छा, इसका एक टेंशन फोर्स लग रही होगी इस रोप में, T1 ले लेते हैं, और इसका वेट नीचे चेक कर रहा होगा mg। अब क्योंकि जो नेट फोर्सेस है वो जीरो है, जो बकेट मूव तो कर रही है ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो जो नेट फोर्सेस हैं वो ज़ीरो हैं, इसका मतलब जो T1 माइनस mg है ये इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। क्या करा हमने, सिग्मा Fy इक्वेट ज़ीरो किया है, ये हमने y डायरेक्शन ले रखी है, राइट। अच्छा, यहाँ से जो T1 की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, mg आ गई। सेकंड केस में क्या करा इस इंसान ने, बकेट को दोनों साइड से रोप से बांध दिया। तो यह है हमारी बकेट, यहाँ लग रहा है mg नीचे। अब देखिए, इधर एक टेंशन लग रही है T2 और इधर भी टेंशन लग रही है T2, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो बकेट है ये तो मूव ही नहीं कर रही है, वेलोसिटी भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो, तो ये भी इक्विलिब्रियम है इसका मतलब। तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ कि जो नेट फोर्सेस इन y डायरेक्शन है ये इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 टाइम्स T2 ये mg के बराबर है। यहाँ से जो T2 की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, mg डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे जो टेंशन लग रही थी रोप में वो mg है, और यहाँ पे जो लग रही है वो mg बाई 2 है। इसका मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब इस केस में जो टेंशन आ रही होगी इस रस्सी में वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। सो ये था सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। सो विद दिस we're going to end this video, and in the next video we'll start a new topic called connected objects. So for the time being, goodbye.